गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि क्लास 10th के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में। तो आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और साथ ही साथ बहुत ही प्यारा टॉपिक है। लेकिन इसके लिए कुछ जो कंसेप्ट है वो 9th क्लास का अगर आपका क्लियर है, नवी क्लियर है तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो प्रैक्टिकली उसको हम लोग फील कर पाते हैं और वो जो कंसेप्ट समझ में आता है उसकी एक लेवल होती है, उसकी एक अपनी एक मतलब ग्रेविटी होती है, मास उसमें कंसेप्ट में आ जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ें केवल थ्योरी बेसिस पे अगर हम समझते हैं तो उतना वो क्लियर हो नहीं पाता, लेकिन आपको समझ दोनों कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को लेट किए हुए। ओके, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कि ये डिफिनेशन कहता है कि कोई भी एसिड ले लो, चाहे वो किसी भी टाइप का एसिड हो, देयर में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ओके, तो कोई भी अगर एसिड आप लेते हैं और एसिड को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने पर अगर वो ये एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जो उसके पास चार्ज है वो चार्ज टोटल का टोटल पॉजिटिव और टोटल का टोटल अगर निगेटिव चार्ज में वो डिसोसिएट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन अब एक डाउट माइंड में रह जाता है कि सर ये बताइए कि हम उसको पकड़ेंगे कैसे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमको दिखेगा कैसे कि सही में वाकई में वो आयोनाइज हो गया है। तो देखो जैसे हम कोई भी चीज मान लें, जैसे कोई भी चीज ले ले, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, कोई भी चीज कोई भी एसिड ले ले। अब उस एसिड को अगर 1 मोल की संख्या में लेते हैं, 1 मोल नंबर में अगर लेते हैं, तो उसको अगर डिसोसिएट करोगे, वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे, तो ऐसी स्थिति में उसका 0.8 मोल ही डिसोसिएट होगा। अगर 0.8 मोल डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब वो क्या है, वो लिटिल वीक है। लेकिन अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब कि 1 मोल लिया है तो वो 1 का 1 कंप्लीट डिसोसिएट अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ, एक एग्जांपल हुआ। तो एग्जांपल के लिए, इसका प्रूफ के लिए क्या करेंगे कि मान लो एक सेटअप ऐसा तैयार करें जिसके अंदर की कुछ बल्ब लगा दे, बैटरी लगा दे, और उसके अंदर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को डालोगे तो वो बल्ब थोड़ा तेज ग्लो करेगा, थोड़ा ब्राइटेड ज्यादा होगा। लेकिन अगर वीक एसिड को लोगे तो वो थोड़ा लेस, मतलब कि डिम होगा, मतलब थोड़ा उससे कम होगा। तो ये प्रूफ कि उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, उसके अंदर चार्ज ज्यादा है। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में वो ज्यादा ग्लो करेगा, अगर चार्ज कम होगा तो ऐसी स्थिति में वो कम ग्लो करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे H2SO4 तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, फिर तुमको ले लो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर ले लो H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर HBr ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब कि जो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एक क्वेश्चन और रह जाता है कि सर हम ये कैसे जानेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है और कौन बिल्कुल कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है। तो अगर हर जगह तो हम बल्ब लेकर के चल नहीं रहे हैं, तो इसके भी कुछ पकड़ने के तरीके हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को देख करके, सल्फर को देख करके, उसकी वैलेंसी को देख करके, उसके साइज को देख करके भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अब ये साइज और क्या क्या जो प्रोसेस अभी हमने बताया वो कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लें कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरीके से आप लोग भी लिखना स्टार्ट कीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या लिखेंगे इसमें बाबू, क्या लिखेंगे कि दोज एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट in water, dissociate in water, then it is said to be what बाबू, a strong acid। कोई दिक्कत नहीं। वो कौन कौन सा एसिड होगा, तो पहला हमने क्या कहा एग्जाम्पल में H2SO4, फिर क्या कहा था, हाँ HNO3, फिर क्या बोला HCl, ओके, फिर H3PO4 और भी बहुत सारे हैं। फिर ले लो HBr। ये सारे जो एसिड है वो कौन से एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है स्ट्रेंथ, जिसको कह लो, क्या कहो, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिपेंड ऑन
इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। तो फर्स्ट जो फैक्टर है उसका नाम है बाबू पोलराइजेशन, या पोलैरिटी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पोलैरिटी। तो देखो पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी है कि जैसा कि डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन में क्या कह रहा है? विच कंप्लीटली डिसोसिएट। तो वो कोई भी एसिड जिसके ऊपर की अगर चार्ज कंप्लीट होता है तो वो डिसोसिएट भी कंप्लीटली होगा। अगर चार्ज कंप्लीट है तो डिसोसिएट भी कंप्लीट होगा। तो पोलैरिटी का मतलब क्या है यहाँ कि पोलर, जैसे आप जानते होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसा कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब अगर एसिड जैसे ही जाता है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर वो स्प्लिट अप हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है। तो डिसोसिएट होने पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव के ऊपर, जो चार्ज होता है निगेटिव के ऊपर, तो यही जो चार्ज का बनना आफ्टर डिसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, प्रोड्यूशन ऑफ चार्ज ऑन रिस्पेक्टिव कटायन एंड एनायंस, मतलब जो कटायन और एनायंस होंगे उस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे उसी को पोलैरिटी बोलते हैं। मतलब खींचातानी, पोलर का मतलब होता है ध्रुवीकरण, खींचातानी मतलब उसके अंदर एक जो होगा जिसकी टेंडेंसी होगी कि हम सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, और खींच करके जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा, जो कि खींच करके जो खींचेगा वो निगेटिव चार्ज होगा, जिससे खींचेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी को कहते हैं क्या? पोलैरिटी। लेकिन जो आयनिक होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, वो हाईली पोलर होता है, उसको बहुत ज्यादा चार्ज होगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे इसका पूरा का पूरा चार्ज है और इसका भी पूरा का पूरा चार्ज है। तो जो कंप्लीटली चार्ज होगा, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, जो कंप्लीटली पोलर होगा, जाहिर सी बात है वो डिसोसिएट भी कंप्लीट ही करेगा। इसीलिए हम लोग डिफिनेशन बना देते हैं कि दोज सब्सटेंस, दोज टाइप्स ऑफ एसिड व्हिच डिसॉल्व विद वाटर देन स्प्लिट अप इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विथ कंप्लीटली डिसोसिएशन, मतलब कि फाइनली डिसोसिएट कर जाएगा। 100% उसका कंसंट्रेशन लेवल होगा, डिसोसिएशन लेवल होगा, बिल्कुल टोटल का टोटल टूट जाएगा। 1 मोल लिया गया है तो 1 मोल का 1 मोल ही डिसोसिएट करेगा। ठीक है, तो पोलैरिटी का मतलब समझ में आ गया ना कि चार्ज जो होना चाहिए वो कंप्लीटली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, दोनों के ऊपर बिल्कुल, जैसे H2SO4 ले लो, तो H2SO4 का अगर डिसोसिएशन देखा जाए तो ये H प्लस और SO4 2 माइनस में होगा। ठीक है, H प्लस और SO4 2 माइनस में, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो बिल्कुल ही कंप्लीट चार्ज होता है। जब इसके ऊपर चार्ज कंप्लीट है, ये पोलर कंप्लीट है, मतलब इसके ऊपर बिल्कुल अपना अपना चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये डिसोसिएट भी कंप्लीट ही करेगा। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल मान लो HNO3 ले लो, तो देखो यहां भी क्या है, H प्लस है और NO3 1 माइनस है। ठीक है, अब H प्लस और NO3 1 माइनस है, यहां भी कंप्लीट चार्ज है, कोई भी बिल्कुल लिटिल ये नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं। यहां जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर मान लो यहां नोट पॉइंट बना दे रहे हैं क्या बाबू, कि इफ बी टेक 1 मोल of an acid, then it dissociate, अप्रॉक्स में नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखते हैं कि डिसोसिएट 1 मोल इन रिस्पेक्टिव एनायंस। इसका मतलब क्या हुआ तो अभी बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए, रिस्पेक्टिव एनायंस का मतलब क्या करना चाहता है यहां पर, तो देखिए रिस्पेक्टिव एनायंस का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि हम ले ले यहां H2SO4, क्या ले ले बाबू? H2SO4, और इसकी अमाउंट कितनी है? 1 मोल। तो अगर जब ये H प्लस और SO4 2 माइनस देगा, ये गिव आउट करेगा, तो ये 1 मोल होगा और यहां भी 1 मोल होगा। मतलब इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी कि 0.8 0.9 ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, 1 मोल ये भी मिल रहा है, 1 मोल दोनों एक्वस कंडीशन में SO4 2 माइनस भी मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लें, HNO3 ले ले, आपको HNO3 को डिसोसिएट कर दे वाटर के साथ, 1 मोल यहां भी ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस और NO3 1 माइनस, तो ये कितना मिलेगा? 1 मोल ये भी मिलेगा और 1 मोल ये भी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये होगी पोलैरिटी का मतलब है कंप्लीटली चार्ज होना। ठीक है, तो कंप्लीटली चार्ज होगा तो डिसोसिएट भी कंप्लीटली करेगा। इज दैट ओके? तो आप इसका इस छोटे सा पार्ट का भी अब स्क्रीनशॉट ले लें। जो स्ट्रेंथ है वो सेकंड डिपेंड करता है जो
फैक्टर नंबर सेकंड है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अंदर। किसके अंदर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अंदर। जितने भी फैक्टर हैं अगर वो सारे फैक्टर आपको क्लियर हो जाएंगे तो फैक्टर क्लियर होने के बाद हम आपको एग्जांपल देंगे। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाने के बाद हम आपको 10 की संख्या में एग्जांपल देंगे। अब वो 10 की संख्या का जो एग्जांपल रहेगा वो हम तुरंत यहाँ प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे और आप चेक करके बता देंगे नहीं सर ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, वो स्ट्रॉन्ग, वो वीक है, वो स्ट्रॉन्ग, ये वीक है। इसलिए क्योंकि आपके पास वो कंसेप्ट हो जाएगी कि पकड़ते कैसे हैं, वो समझते कैसे हैं। इधर ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो सेकंड फैक्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या नाम है इसका बाबू? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे कोई निगेटिव एटम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो हम लिख दे रहे हैं क्या कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव एटम is increases then electronegativity is also increases। ठीक है, increases ठीक है, ड्यू टू which क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख दे, समझोगे ना? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एनी प्रॉब्लम? मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ एसिड का बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का क्या क्या कारण हो सकता है? तो कोई निगेटिव एटम बढ़ जाएगा, कोई निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखो, हम कंपेयर कर देते हैं, लेकिन कंपेयर जिससे करेंगे उसको मिटाएंगे। जैसे H2SO4 ले लो और H2SO3 ले लो। एक बात बता, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? तो सर अभी तो प्रॉब्लम हो गया था, आप याद रखिएगा। देखो ऑक्सीजन कैसा एटम है? तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 6 हो जाएगा, O2 निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ 2 निगेटिव चार्ज है, ज़्यादा है इससे, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होगा, 3 ऑक्सीजन है तो 6 माइनस हो जाएगा। यहाँ एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, 4 ऑक्सीजन है तो 8 माइनस, तो इससे कम से कम तो 2 माइनस ज़्यादा ही है। यस और नो? तो कहीं भी तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वह स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाता है। वहीं देख लो H3PO3 वीक है, H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन की भी संख्या बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। ओके, या फिर ऐसे भी मान सकते हो कि निगेटिव एटम का बढ़ना, निगेटिविटी का बढ़ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना, ये होता है। ओके, तो आप ये चीज़ से भी पकड़ लेंगे। अगर ऑक्सीजन देख लीजिए, कितना ऑक्सीजन है, इसमें तो ज़्यादा ऑक्सीजन दिख रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग, इसमें कम ऑक्सीजन दिख रहा है ये वीक। लेकिन वो ये भी देख लेना कि इसके अंदर कितना है और इसके अंदर कितना है। ओके, जैसे ही देख लोगे या चार्ज देख लोगे अपने आप पकड़ में आ जाएगा। प्रॉब्लम देंगे तुम खुद से पकड़ लोगे। ओके, चलो ये रहा किसके बारे में? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, दूसरा फैक्टर है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। थर्ड नंबर जो है उसका नाम है बाबू एटॉमिक साइज। क्या नाम है? एटॉमिक साइज। अब देखो थर्ड नंबर जो फैक्टर है वो एटॉमिक साइज के बारे में है। तो लिखेंगे कि साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीजेज। क्या बाबू? इंक्रीजेज देन बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या? ऑल्सो इंक्रीजेज। सो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज वीक। क्या है? वीक है। मतलब समझ में आया कि जैसे अगर कोई एक छोटा सा, मान लो हम तुमको एक टुकड़ा दे लकड़ी का इतना छोटा और एक इतना बड़ा टुकड़ा दे, अब बोलो कि दोनों को तोड़ करके दिखाओ। तो एक छोटा टुकड़ा लकड़ी का दिया गया है उसको जब तोड़ोगे और एक बड़ा टुकड़ा दिया गया लकड़ी का उसको तोड़ोगे तो ज़्यादा एनर्जी कब लगेगा? सोच के बताओ।
अब तुमको तो लग रहा होगा सर बड़ा है ज़्यादा एनर्जी लगेगा, सर छोटा है तो कम एनर्जी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी घर पे करके देखिए, छोटे वाले जो वुड है, छोटे वाले जो लकड़ी है, छोटे वाले जो टुंगना जिसको कहते हैं, स्टिक जो दिया गया है आपको, उसको जब आप ब्रेक करना चाहिएगा, स्प्लिट करना चाहिएगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन जब बड़ा साइज का लीजिएगा तो उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। ठीक इसी तरीके से अगर एटम बड़ा है, बड़े साइज का एटम है, तो उसको स्प्लिट अप करना, उसको डिसोसिएट करना ईजिली होता है। अगर उसको स्प्लिट करोगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन जब छोटा एटम लोगे, अगर उसको डिसोसिएट करोगे तो ईजिली नहीं टूटेगा। तब सोचो, बड़ा एटम है तो बॉन्ड का लेंथ भी बड़ा होगा, बॉन्ड भी बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड बड़ा होगा तो तोड़ना आसान होगा, लेकिन जब बॉन्ड छोटा होगा तो उसको तोड़ना कठिन होगा। तो याद रखिएगा, एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करता है क्या, कि एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक करेगा। इजीली ब्रेक करेगा तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, याद रखिएगा। अब कहोगे सर इसका डायरेक्ट कनेक्शन कैसे हो गया, फिर से आ जाओ डिफिनीशन पे। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि दोज टाइप्स ऑफ सबस्टांस, दोज टाइप्स ऑफ एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। तो कंप्लीटली डिसोसिएट कब होगा, जब जल्दी से डिसोसिएट कर जाए। तो जल्दी से डिसोसिएट कौन करेगा, जिसका बॉन्ड क्या हो, छोटा या बड़ा। बॉन्ड बड़ा होगा तब ना बोले कि जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि जल्दी तोड़ना किसको था, जल्दी आसानी से कौन टूट रहा था, बड़ा वाला जो डंटा था तुम्हारे पास, बड़ा वाला जो स्टिक था वो टूट रहा था। तो ऐसे ही समझो कि बड़ा वाला जिसका बॉन्ड होगा, बड़ा बॉन्ड होगा, मतलब बड़ा साइज होगा। बड़ा साइज अर्थात कि बड़ा बॉन्ड का मतलब इजिली ब्रेक। इजिली ब्रेक का मतलब क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएशन, वो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कंप्लीट डिसोसिएट करेगा तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा कि साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीजेज, साइज का बढ़ना। तो लेंथ ऑफ क्या हो गया, ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब साइंस ये हो जाएगा, लेंथ बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ा हो जाएगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज बिग, मतलब बॉन्ड जो वो बिगली बॉन्डेड होगा। तो बिगली बॉन्डेड होगा तो इसके कारण क्या लिख देंगे, ड्यू टू बीच, जिसके कारण, ये होने के कारण, ड्यू टू बीच क्या हो जाएगा बाबू, अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इजिली और कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। हम लिख दे रहे हैं बिकॉज इजिली एंड completely dissociate। ओके, एनी प्रॉब्लम। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। ओके बेटा, चलो तो आ जाओ आगे। इसके बाद हम लोग चलो आ जाते हैं बीक एसिड पे। बीक एसिड पे, ठीक है। अब बीक एसिड क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां, तो वहां क्या हो रहा था, स्ट्रांगली डिसोसिएशन। तो यहां क्या हो जाएगा, वहां कंप्लीटली था तो यहां क्या हो जाएगा, पार्शियली। तो क्या लिख देंगे कि दोज एसिड विच पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर, विच पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। अब एक चीज़ नहीं समझ में आया कि सर वो तो कंप्लीट समझ में आ गया कि वो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, कंप्लीटली निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। लेकिन सर जब बीक एसिड रहेगा तो इसमें पार्शियली वर्ड आपने क्यों लगाया, कि मतलब वो पार्शियली डिसोसिएट क्यों करेगा। तो देखो पार्शियली डिसोसिएट इसलिए करता है क्योंकि चार्ज ही उसके ऊपर पार्शियल होता है। ओके, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि बीक एसिड को हम लोग समझेंगे कैसे कि वो पार्शियल डिसोसिएशन कर रहा है। तो हमने तो एक बताया था कि एक प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि आप बीक एसिड को आप ले जाए, एक सेटअप ऐसा तैयार करें जिसके अंदर की बल्ब लगा हुआ हो, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट बनाओ और उसके अंदर क्या करो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करो और एक बार बीक एसिड का यूज करो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करोगे तो बल्ब जो है वो थोड़ा मतलब तेज ग्लो करेगा ना, ब्राइटेड ज्यादा होगा। लेकिन जब अगर बीक एसिड लेंगे तो ऐसी स्थिति में थोड़ा डिम लाइट होगा। डिम लाइट का होना बीक एसिड का प्रूफ है। बीक एसिड जैसे ही मिलाओगे थोड़ा डिम जलेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो थोड़ा ब्राइटेड ज्यादा होता है। इधर ओके, तो ये कारण है किसका, ये प्रूफ है एक तरीके से कहो बीक एसिड का। लेकिन हर जगह आप एग्जाम हॉल में गए, आकर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इन एच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बीक एसिड, ऐसा क्वेश्चन दिया गया, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे देख करके। वहाँ बैटरी तो लेके गए नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट तो लेके गए नहीं कि सारा एसिड भी लेके नहीं गए हैं, सारे एसिड को मिलाएंगे बल्ब तेज ग्लो करेगा तो बचाएंगे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको देख के बताना होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है। तो ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, ये आपके कंसेप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या नॉलेज है जिसकी वजह से कि आप पकड़ेंगे। तो वो फैक्टर आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, पोलैरिटी का ज़्यादा होना, है ना, एटॉमिक साइज का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है कि इसमें ये होने के कारण ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में आप इजीली
पता कर लेंगे कि हाँ हाँ ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां भी पकड़ेंगे कि दो कौन सा कि पार्शियली डिसोसिएटेड बात है। तो पार्शियली डिसोसिएशन कौन करेगा? जिसके ऊपर पार्शियल चार्ज हो। तो पार्शियल चार्ज कौन किसके किसके पास रहेगा? तो याद रखिएगा पार्शियल चार्ज उन्हीं लोगों के पास होता है जिसमें कि पहला क्या होना चाहिए कि 2 एटम आर कंबाइन टू ईच अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मतलब कि दो एटम जो आपस में कंबाइंड किए हुए हैं वो दोनों क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिव। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है कि जुड़ने वाला दोनों एटम क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। सेकंड नंबर क्या होना चाहिए कि कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए। कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए। अगर कार्बन कंटेनिंग मिलेगा, कहीं भी अगर कार्बन कंटेनिंग मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये तीसरा फैक्टर ये भी है, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल हम लेके समझा रहे हैं तुमको। मान लो हम C और X ले लिए। C क्या है तुम्हारा पता है, ये कार्बन एटम है, और X क्या है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। कोई प्रॉब्लम? नो। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या कंडीशन, क्या टेंडेंसी होती है, उसका क्या होप होता है, वो क्या हॉक करना चाहता है, क्या चूसना, क्या चाहता है वो उधर से। तो देखो बताते हैं। जैसे मान लो एक चोर है, अगर कहीं किसी शादी पार्टी या कहीं से फंक्शन में गया, या कभी कोई भी व्यक्ति जिसकी जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति, जो गुण है उसका, जो इंटरनली जो कि हिडन है, वो छुपाए हुए है लेकिन छुपता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब वो जाएगा तो वो क्या सोचेगा? कहाँ से कुछ ऐसा चीज़ हो जिसको हम लोग रख ले, कहाँ से ऐसा कोई चीज़ हो जिसके ऊपर मेरी नज़र है, वो अच्छा चीज़ है, उसको हम लोग रख ले। ये उसकी चोर की प्रवृत्ति है। ठीक इसी तरीके से ये जो X एटम, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होती है, इसका भी एक गुण होता है। वो चाहता है कि जहाँ कहीं से भी, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं से भी अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिले तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का टेंडेंसी, गुण है, प्रवृत्ति है। वो सामने वाले एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखेगा, वो पुल करके रखेगा। तो जैसे यहाँ कार्बन ले लिए, अब कार्बन और X जुटा हुआ है। कार्बन बिल्कुल कोवेलेंट सबस्टांस है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन आउटर मोस्ट सेल वो कितने होते हैं बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन वाले नहीं तो डोनेट करते हैं और नहीं तो गेन करते हैं। ना तो डोनेट भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा? शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बोलेगा अच्छा ठीक है शेयर कर लो। तो शेयर जैसे ही करने जाएगा तो क्या करेगा कि सामने वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने तरफ खींच लेगा। तो खींचने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि हम देंगे नहीं, कहा था कि हम शेयर करेंगे, चलो ना तुम भी मिलाओ हम भी मिलाओ। जैसे क्या होता है कि 2 बच्चा गया पैसा लेकर के और बाजार में गया, मान लो कि 100 रुपये का सामान लेना है, 100 रुपये का सामान लेना है, बोला कि चलो 50-50 मिलाते हैं, 50-50 मिला दिया। लेकिन खाते वक्त क्या किया? जो बच्चे के अंदर बना हुआ है कि नहीं हमको ज़्यादा खा लेना है किसी भी तरीके से, तो वो क्या करेगा? उस 50 मिलाया है लेकिन टेंडेंसी तो है, उसका गुण है कि ज़्यादा खाने का, तो वो क्या करेगा? पहला से शुरू करेगा और लास्ट में भी कह देगा। तो मतलब 2-3-4 बार तो ऐसे मार लिया वो ज़्यादा। मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं उसके लिए निगेटिविटी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बना हुआ था। सेम चीज़ यहाँ भी है। कार्बन क्या है? न्यूट्रल है बेचारा, बोला नहीं ठीक है हमको कोई मतलब नहीं है, गेन कर लो लॉस कर लो, बोला हम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयर करने गया इलेक्ट्रोनिगेटिव, बोला अच्छा ठीक है शेयर कर लो। शेयर करने के बाद जैसे बॉन्ड बनाया तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपने तरफ। इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन कंप्लीट नहीं खींच पाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस जो है हम आपको रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन का क्लास के अंदर आपको हम ये बताए हैं कि ये डेल्टा है जो चार्ज का सिंबल है। किस चीज का चार्ज का सिंबल है? तो पार्शियली चार्ज का सिंबल है ये। तो पार्शियली चार्ज को डेल्टा माइनस, पार्शियली प्लस, डेल्टा प्लस अगर रहता तो पार्शियली चार्ज वो भी होता प्लस के रूप में। तो यहाँ डेल्टा माइनस मतलब पार्शियल चार्ज, केवल डेंसिटी को खींचा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया है। कार्बन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करेगा। तो ठीक अगर यहाँ माइनस होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस हो जाएगा चार्ज, चूंकि सामने वाला पॉजिटिव होगा। तो इससे इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ हो गया। निगेटिव एटम खींच लिया कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, इस कारण से यहाँ निगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव, लेकिन चार्ज कैसा है? पार्शियल। अब तुम ही बताओ यार, अब हम पूछे कि बीक एसिड वीक क्यों है, बीक एसिड का डिफिनेशन क्या है, तो तुम क्या बताओगे कि दो सबस्टेंस विच डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर, दो सबस्टेंस विच डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर। तो पार्शियली क्यों डिसोसिएट करेगा? अब ये क्वेश्चन है। तो सर पार्शियली डिसोसिएट इसलिए करेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऐड होगा तो वो पार्शियली चार्ज गेन करता है। जाहिर सी बात है कि पार्शियली चार्ज गेन करेगा तो डिसोसिएट भी पार्शियली ही करेगा। इज दैट ओके?
कंप्लीट चार्ज गेन कर रहा था इसलिए कंप्लीट डिसोसिएट कर रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा था। यहां पार्शियल चार्ज गेन कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो पार्शियल चार्ज आ रहा है, पार्शियल चार्ज आ रहा है तो डिसोसिएट का कंप्लीट करेगा, कि पार्शियली डिसोसिएट करेगा। इसलिए हम लोग डिफिनेशन में लिख देते हैं कि दो सब्सटेंस विद पार्शियली डिसोसिएट। ओके, हाँ, तो इस तरीके से समझा। अब देखो इसमें पकड़ेंगे कैसे, तो एग्जाम्पल से हम लोग देख लें। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो H2CO3, इसमें कार्बन है एक, तो कार्बन ऊपर से ऑक्सीजन की संख्या भी कम है। चलो नेक्स्ट देख लो, H2SO3, तो कहो कि सर अब बताइए इसमें तो कार्बन है, तो देखो ना सल्फर और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, दोनों निगेटिव है, प्लस में उतना ही नहीं ऑक्सीजन की संख्या भी कम है, देख रहे हो ना। चलो आगे आ जाओ, फिर देख लो CH3, यहाँ देखो CH3 COOH, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ कार्बन लिए, यहाँ कार्बन हटा दिए, फिर यहाँ कार्बन दे दिए, CH3 COOH, देखो इसको क्या बनेगा ये, तो इसमें तो दो कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, बिक एसिड हो जाएगा। HCOOH देख के बताओ हमको, जल्दी से बताओ HCOOH क्या होगा, बिक है या स्ट्रॉन्ग है, तो बिक है सर, देखिए ना कार्बन है, ये वही है फॉर्मिक एसिड जो एंट, स्टिंग, बी स्टिंग, मधुमक्खी और चींटी के जो डंक में पाया जाने वाला एसिड है। ठीक है, इस कारण जो ईचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, लाल कलर ये होता है, थोड़ा सा है ना, स्वेलिंग हो जाती है काटने के बाद, तो ये फॉर्मिक एसिड है, वही इंजेक्ट कर देता है अपने स्टिंग से हमारे ब्लड के अंदर, जिसके कारण से ऐसा होता है। ओके, ये फॉर्मिक एसिड। ऑक्जालिक एसिड को लिख दो C2H4 C2H2O4 ऑक्जालिक एसिड। ठीक है, ये सारे बिक एसिड है, जो भी है वो क्या है, बिक एसिड है। हमने दो एग्जांपल ऐसा लिया जिसके अंदर की कार्बन नहीं है। ठीक है, H2SO4, फिर देख लो H3PO3 भी ले लेते हैं, इसमें देखो कार्बन नहीं है, यहाँ भी देख लो कार्बन नहीं है, फिर भी ये लोग को हम पकड़ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की संख्या कम है, लेकिन H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, हम लिखे थे क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है। तो तुम इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, ये लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इसमें कार्बन भी है। तो एक चीज़ तो माइंड में सेट कर लो कि अगर कार्बन रहा तो वो बिक, अगर कार्बन नहीं रहा तो वो स्ट्रॉन्ग। बस फाइनली यही माइंड में रखो, कार्बन रह गया तो बिक, कार्बन नहीं रहा तो स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर कुछ ऐसा रह जाए जिसमें कि कार्बन न है, वो फिर भी वीक है। जैसे मैं आपके पास बताया H2SO3 H3PO3 HClO3, तो HClO3 को देखो, देख के बताओ, कहो सर क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों निगेटिव है, होगा, ऑक्सीजन की संख्या भी कम है, तो ये होगा, वीक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कहीं भी हो यार, तुम ऑक्सीजन को देखो, उसकी कंबाइंड जो किया हुआ है एटम को देख लो, अगर ऐसा होगा तो वो वीक हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए आ जाइए। इसके बाद जो है वो मिनरल एसिड है, देखो वो कुछ है नहीं, बस छोटा सा चीज है, मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड जो है और कार्बनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का मतलब होता है कि दोज एसिड which dissolve with water, जो वाटर के साथ बिल्कुल आसानी से डिसॉल्व कर जाए। ठीक है ना, और इसको इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा होगा, तो अभी हमने तो कहा था H2SO4 को ले लो, HCl को ले लो, HNO3 को ले लो, ये सारे जो है वो मिनरल्स हैं, वो सारे जो है वो मिनरल्स होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड है, इधर को सब वाटर में डिसॉल्व कर देगा। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होता है कि जो क्या हो, जिसमें कार्बन हो, तो लिख देंगे क्या कि एन एसिड हैविंग कार्बन, मतलब कि जिसमें कि कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। जैसे H2CO3 है ना, H और क्या ले लो, COOH ले लो ऐसे, फिर CH3COOH ले लो, ये सब में क्या है बाबू, कार्बन है। ठीक है, ये कार्बनिक है, पर ये मत सोच लेना कि ऑर्गेनिक एसिड का मतलब कि बिक एसिड जितना भी होगा टोटल ऑर्गेनिक हो जाएगा। अब बताओ H2SO3 तो बिक एसिड है, तो ये ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन है, तो ये नहीं आएगा। तो अब अपना माइंड से कोई चीज़ ना लगा लेंगे कि अच्छा इसका मतलब कि जितने भी हो जाएंगे आपको बिक एसिड, वो सारे ऑर्गेनिक एसिड हो जाएंगे। बिक एसिड ऑर्गेनिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड बिक हो सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है। अब ये बताओ, ये तो बिक एसिड था, ये ऑर्गेनिक है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। इज इट ओके। चलिए इसके बाद हम आपको कुछ HW देते हैं, ठीक है, बना करके दिखाइए। जैसे हम कुछ प्रॉब्लम दे दे रहे हैं तुमको,
पहला बताओ HF, दूसरा बताओ HCl, तीसरा HNO3, HCOOH, फिर H2CO3, फिर H2SO3, फिर तुम्हारा और ले ले HI, फिर तुमको और देते हैं हम H2SO4, फिर CH3COOH, H3PO4, फिर ले लेते हैं H3PO3 और उसके बाद हम लोग ले लेंगे एक HClO3। अब बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक, तो स्ट्रॉन्ग के लिए S और वीक के लिए W का वर्ड हम लोग ले चलते हैं। अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो तुम कहोगे कि सर HF न तो इसमें कार्बन है और न तो इसमें सर इसमें ये आपका और कोई चीज़ है जिससे हम लोग पता करें। तो देखो हम बता रहे हैं, फ्लोरीन है, इसकी एटॉमिक नंबर 9 होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा। तो फ्लोरीन की साइज क्या है, छोटा है, तो फ्लोरीन की साइज छोटा, तो हम बताए थे ना कि अगर साइज छोटा हो जाएगा तो वो वीक एसिड हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन का साइज बड़ा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। W फॉर वीक, S फॉर स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नो। HNO3 क्या हो जाएगा, तो ये तो नाइट्रिक एसिड तुमको तो पता ही है, तो क्या हो जाएगा, HNO3 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। HCOOH क्या हो जाएगा, कार्बन प्रेजेंट है तो वीक हो जाएगा। H2CO3 क्या हो जाएगा, तो देखो कार्बन प्रेजेंट है तो वीक हो गया। H2SO3 क्या होगा, सर इसमें तो कार्बन नहीं है सर, तो देखो ना ऑक्सीजन की संख्या कम है, ऑक्सीजन की संख्या कम है तो क्या हो जाएगा, बता जल्दी, वीक। यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि H2SO4 ऑक्सीजन की संख्या भी ज़्यादा है। CH3 कार्बन और कार्बन क्या हो गया, वीक। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग या वीक। H3PO4 तो देखो ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ क्या हो जाएगा, वीक। ये क्या हो गया, वीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो भी कंसेप्ट था इस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप नहीं समझे हो एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर, या फिर रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमको बताएं, उसके ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो एक लेक्चर लेकर आएंगे। ओके, तो आज आप इतना मेमोराइज करें, आप इतना रिविजन करें और इतना को पहले अच्छे से समझें कि क्या है। और इसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आपको हमको मैसेज करें, है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर, हम आपका उसका तुरंत सॉल्यूशन देंगे। हो सके अगर तो ऐसा अगर प्रॉब्लम रहा जिसके अंदर की एक लेक्चर बनाने की आवश्यकता हो तो हम उसके ऊपर एक लेक्चर भी बनाएंगे, उसके ऊपर एक लेक्चर लेकर आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए उसके अंदर। तो आज के लिए जो भी कंसेप्ट था वो इतना ही, और हम जल्द ही लेकर आएंगे एक नया लेक्चर जिसके अंदर की हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड एसिड एंड कंसंट्रेटेड बेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।